हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल अकेडमी। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम देखेंगे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि मैम एसएसटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराइए, तो आज हम एसएसटी का सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। पूरे 80 क्वेश्चंस हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो यह 6th to 8th के लिए सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपके यह बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और आपको रियल आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोगों के लिए मैं जो भी वीडियो लेके आ रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊँगी। तो यह प्रैक्टिस सेट है सोशल साइंस का 6th to 8th के लिए। तो आप लोग चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन है क्या, कब, कहाँ और कैसे। जिसमें पहला क्वेश्चन है क्या, कब, कहाँ और कैसे। एक नंबर में है प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो प्राचीन काल में प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए। और कहते हैं अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें से जो दूसरा क्वेश्चन है ऋग्वेद की भाषा कौन सी है। यहाँ पे पूछा है ऋग्वेद की भाषा कौन सी है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है संस्कृत, बी में है पाली, सी में 3 नंबर में है हिंदी, चौथे में है तमिल। तो यहाँ पे 1 नंबर राइट हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा यहाँ पे। तो जल्दी जल्दी देखेंगे, आपको मतलब पूरा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, केवल आंसर देखेंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 7500 वर्ष पूर्व हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। चौथा नंबर देखेंगे इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है। तो इंडिया शब्द जो है इंडस शब्द से निकला है। यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सोशल साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे 5वें नंबर में चौथा नंबर सही हो जाएगा। वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है। तो यहाँ पे चौथा नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे ईशा है। ठीक है, 6वां नंबर है अतीत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो अतीत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। ए नंबर में इतिहासकार, बी में है पुरातत्वविद, सी में है वैज्ञानिक, ऐतिहासिक होगा। तो यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखेंगे अध्याय, मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस सेट है ना, तो इसी वजह से यहाँ पे इस टाइप का दिया हुआ है। तो यहाँ पे भोजन उत्पादन में दिया हुआ है। ए नंबर क्वेश्चन है वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, मेहरगढ़ हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन। अगला देखेंगे पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब से हुई। तो पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब से हुई। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जैसे कि यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा, 8000 साल पहले हो जाएगा। 8000 साल पहले ही पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं सेकंड नंबर का तीसरा नंबर आंसर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरे में है पूरा पाषाण काल का समय कितने वर्ष पूर्व है। पूरा पाषाण काल का समय कितने वर्ष पूर्व है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है क्या कहते हैं 20 लाख से 12,000 वर्ष। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई। तो कहानी किस काल में घटित हुई थी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि ए ऑप्शन में है नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पूरा पाषाण काल हो जाएगा। अगला है मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है इस अवधि के दौरान पत्थर के औजारों को माइकोलिथ कहा जाता है। सेकंड में है पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। तीसरा है इस अवधि के दौरान पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, इस अवधि के दौरान पत्थर के औजार को माइकोलिथ कहा जाता है।
यहाँ पे ये ऑप्शन भी राइट है। सेकंड नंबर देखिए, पत्थर के औजार आकार में बड़े थे, तो ये बात गलत है। पत्थर के औजार आकार में बड़े थे, तो ये बात सही नहीं है। अगला देखेंगे, इस अवधि के दौरान पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे, तो इस अवधि में पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे, तो ये बात भी गलत है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो आई थिंक यहाँ पे ए ऑप्शन, केवल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि केवल पहला सही है, तो पहला केवल तीसरे में है। तो यह पूरा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले भी फेज 1 में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। 6वां नंबर में है, नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है, औजार पॉलिश किए गए थे। ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। नीचे दिए गए कोड में से किस विकल्प मतलब किस सही विकल्प को चुने? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो आई थिंक यहाँ पे दोनों ऑप्शन राइट है, ए और 2, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो आप जैसे कि 8वीं तक सारे चैप्टर वाइज होते हैं, तो सारे चैप्टर वाइज से किस प्रकार के क्वेश्चन, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वही आप लोगों को दिखा रही हूँ, मतलब आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नवपाषाण युग के पुरास्थलों में किस प्रकार के बर्तन मिले थे? तो यहाँ पे हो जाएगा मिट्टी के। अगला है, बुर्ज होम किस प्रकार के निवास स्थान मिले? बुर्ज होम में किस प्रकार के निवास स्थान मिले थे? तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे पक्की ईंटों के, बांस के, जमीन के नीचे, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा गर्त निवास, मतलब जमीन के नीचे हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा नंबर सही हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेहरगढ़ में कपास की खेती के प्रमाण कितने वर्ष पूर्व मिले हैं? तो मैं क्या कहते हैं, कितने वर्ष पूर्व मिले थे? ए ऑप्शन में जैसे कि है 7,000 वर्ष पूर्व, सेकंड में है 6,000 वर्ष पूर्व, थर्ड में है 5,000 वर्ष पूर्व, चौथे में है 7,700 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 7,000 वर्ष पूर्व हो जाएगा यहाँ पे, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो यह वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन क्या कहते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके बीपीएससी टीआरई 2.0 में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखेंगे, पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखे गए शवों को क्या कहा जाता है? तो उसे मम्मी कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। हड़प्पा की नगर योजना की अनूठी विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ए में है, घर सामान्य रूप से एक मंजिली होते हैं थे। सेकंड में है, इनमें से अनेक शहरों में ढकी हुई नालियां थी। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुने। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो आई थिंक यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो तो यहाँ पे कहा है, इनमें से अनेक शहरों में ढकी हुई नालियां थी, तो आई थिंक यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही है यहाँ पे। 6वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है तांबा ईरान, सेकंड में है टिन ओमान, थर्ड में है सोना कर्नाटक। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प को चुने। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तांबा ईरान में होता है, आई थिंक तांबा और ईरान का ये विचार सही है। और टिन ओमान, तो आई थिंक यहाँ पे ओमान होगा। यहाँ पे जो तांबा है, यहाँ ईरान नहीं ओमान होना चाहिए, तो ये बात गलत है। टिन ओमान होगा, तो ये बात भी गलत है। तो यहाँ पे सोना कर्नाटका, आई थिंक ये बात सही है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे तीसरा नंबर सही हो जाएगा। तो तीसरा केवल तीसरे में है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें? मतलब ये अध्याय का नाम है, आपके लेसन का नाम है, यही लेसन दिया हुआ है आपके 6 to 8 तक के बुक में, वही क्वेश्चन आने भी हैं 6 to 8 के। तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है, ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे है, ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है? तो आई थिंक थोड़ा सा ब्रेक आ गया था, मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ यहाँ लैपटॉप से, तो यहाँ पे ब्रेक आ गया, आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सबसे पुराना वेद है, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो आई थिंक अगर एग्जाम में पूछा जाए सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है? तो ए में है दोहे, सेकंड में है प्रार्थना, सी में है सूक्त, चौथे में है छंद। तो आई थिंक यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सूक्त हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलुज और ब्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है? तो किसके साथ वार्तालाप का वर्णन है? ए ऑप्शन में है विश्वामित्र। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो विश्वामित्र का वर्णन है। चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो चरक दर्शन लिखी है। अगला है, चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया है? तो चरक की तो पुस्तक का नाम आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, और ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया हुआ है, तो 206। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, चरक ने ही मनुष्य की हड्डियों को 206 रखा है। ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनैतिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ए में है, राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। सेकंड में है, राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प को चयन करना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी, ये बात गलत है, राजा कर नहीं एकत्र करते थे। सेकंड नंबर है, राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। हाँ, ये बात सही है, जो राजा का पुत्र होता था वो क्या कहते हैं, वो राजा का उत्तराधिकारी होता था। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आई थिंक यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी गलत है, राजा का पुत्र ही राज्य का अधिकारी नहीं होता था। तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा यहाँ पे, चौथा नंबर राइट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो ऑप्शन में दिया हुआ है, आई थिंक जो आंसर में दिया हुआ है ऑफिशियली, मैं वही आंसर आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ चौथा नंबर राइट होगा यहाँ पे। चरक संहिता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें से ए ऑप्शन में है, इसकी रचना प्रसिद्ध चिकित्सक चरक ने की थी। वह बताते हैं कि मनुष्य में 300 हड्डियां होती हैं, ये बात गलत है। तो यहाँ आई थिंक यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पे केवल पहला। नो, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी राइट होगा। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने देखा नहीं, यहाँ पे वह बताते हैं मानव शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। नो, वह बताते हैं कौन? चरक संहिता। तो यह बात गलत है, तो यहाँ पे चरक संहिता पर विचार कीजिए। तो ये बात तो गलत है, और लेकिन विकल्प का चयन करना है सही का। तो आई थिंक यहाँ पे केवल ए ऑप्शन ही राइट होगा, थर्ड ऑप्शन राइट नहीं होगा। लेकिन आंसर में तीसरा नंबर ही दिया हुआ है, आप लोग को जो सही लगे आप लोग लगा लीजिएगा। आप लोगों को क्या सही लगता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए नंबर, युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता है? युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता है? तो यहाँ पे सारथी होता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, महाजनपदों का उदय कब हुआ था? तो महाजनपदों का उदय कब हुआ था? तो कब हुआ था? ए ऑप्शन में जैसे कि है लगभग 20 आई थिंक 2000 साल पहले। सेकंड में है 700 से 600 ईसा पूर्व। तो तीसरे में है 3500 साल पहले। इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, 700 से 6 साल मतलब कि ईसा पूर्व हो जाएगा यहाँ पे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। सेकंड में है दिल्ली थी कि राजगृह थी। सी में है प्रयाग मतलब कि। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो राजगृह थी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आजाद शत्रु कहाँ का शासक था? तो आजाद जो शत्रु था वो मगध का शासक था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिंबिसार ने किया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे बिंबिसार हो जाएगा। अगला देखेंगे, बाद के वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बाद के क्या कहते हैं,
यहाँ पूछा है इन ऑप्शन में जैसे कि है महिलाओं और शूद्रों दोनों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। हाँ, ये बात सही है, यही बात वहाँ पे वर्णित है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसे कि अगला देखेंगे, वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती है। तो वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती है, तो हाँ ये बात भी सही है। तो आई थिंक यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे चैप्टर 6 आ गया। तो यह चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग केवल चैप्टर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन हल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आप लोगों को कहीं से कुछ भी खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पे हो जाएगा सिद्धार्थ थे। अगला देखेंगे, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, कि सेकंड में है बोध गया दिया था, कुशीनगर की पावापुरी। आई थिंक आप लोगों को ये वाला ऑप्शन तो जरूर ही पता होगा, सारनाथ में दिया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जो था वो सारनाथ में दिया था। यह बीपीएससी के फेज फर्स्ट में यह क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, रिपीट हो सकता है यह क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले महान विद्वान थे। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले महान विद्वान थे, कौन थे, पाणिनि थे। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई थी। तो जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी वो ए ऑप्शन में जैसे कि वल्लभी में लिखी गई थी, सेकंड में है उज्जैन, थर्ड में है कौशाम्बी, चौथे में है वाराणसी। तो यहाँ पे वल्लभी में लिखा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जैन धर्म की शिक्षाएं वल्लभी में लिखी गई थी। ठीक है, और जैन धर्म का मुख्य महाव्रत कौन सा था। तो जैन धर्म का मुख्य महाव्रत नंबर 1 में है जैसे गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, तो संन्यास यहाँ पे हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। तो ए ऑप्शन में है उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया है, एंड सेकंड में है उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर और व्यंजन की व्यवस्था की। नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प को चयन करना है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन राइट है, तो आई थिंक यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोनों ए और दो दोनों आई थिंक फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। अगला देखेंगे, बौद्ध संघ के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। ए में है बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख सुत्ता पिटक में किया गया था। सेकंड में है पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग अलग शाखाएं थी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे सुत्ता पिटक में किया गया था बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख। तो यहाँ पे थिंक यहाँ पे पहला ऑप्शन रॉन्ग है, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे तो केवल दूसरा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे केवल दूसरा सही रहेगा यहाँ पे। अगला देखेंगे, अशोक एक अनोखा सम्राट, इसके बारे में है, तो जिसने युद्ध का त्याग किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है अशोक ने युद्ध नीति को किस युद्ध के बाद त्याग किया था। अशोक जो थे वो युद्ध नीति को किस युद्ध के बाद त्याग कर दिया था। कलिंग युद्ध के बाद, चौसर युद्ध के बाद, कि दोनों के बाद, कि इनमें से कोई भी नहीं। तो आई थिंक यहाँ पे कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति को क्या कहते हैं त्याग कर दिया था, वो युद्ध नहीं करते थे। कलिंग युद्ध उनका लास्ट युद्ध था। ठीक है, तो अगला देखेंगे, अब मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो यह जो कि यो युद्ध हुआ है वो क्या कहते हैं 61 में, और यह हुआ था, और यह क्या कहते हैं बीपीएससी के क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा जा सकता है। सेकंड में देखेंगे, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अशोक के राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ था। अगर कोई भी आंसर गलत हो जाए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए। ठीक है, तीसरे में चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा देखेंगे, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे। तो अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे, तो वो प्रकृत में थे। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। कलिंग का आधुनिक नाम क्या था, अगला क्वेश्चन है, तो प्रकृत में था, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे कलिंग का आधुनिक नाम क्या था। तो कलिंग का आधुनिक नाम पटना था, कि उड़ीसा था, कि केरल था, कि बिहार था। तो यहाँ पे पटना हो जाएगा। कलिंग का आधुनिक नाम पटना था। अगला देखेंगे, मौर्य काल के महत्वपूर्ण शहरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ए में है तक्षशिला उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार था। उज्जैन उत्तर से दक्षिण भारत के मार्ग पर स्थित था। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुने। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में हो जाएगा केवल 1, मतलब कि थर्ड कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे है तक्षशिला उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार था। एंड सेकंड में है उज्जैन उत्तर से दक्षिण भारत के मार्ग पर स्थित था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है।
तो आई थिंक इसमें से तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन ही राइट है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, मतलब ये अध्याय का नाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? ए में है बेल्लार, सेकंड में है उज्वार, सी में है कडेंसियार, अदमाई। ठीक है, तो इसमें से ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पे हो गया बेल्लार हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को पक्षियों की आवाज़ आ रही होगी, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो छत पे रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा अवॉइड करिएगा बैकग्राउंड आवाज़ को, ठीक है। केवल क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर को क्या कहा जाता था? तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर को क्या कहा जाता था? ए में है उड़वाल, बी में है वेल्लार, सी में है कंडेसियार, ग्राम भोजक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कंडेसियार हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो सबसे पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता है? ए में है आहत सिक्का, चांदी सिक्का, ताम्र सिक्का, सोना सिक्का। तो यहाँ पे आहत सिक्का कहा जाता है। यह बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला देखेंगे। कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या थी? पटना थी कि थानेशार थी, भोपाल थी कि मथुरा थी? तो यहाँ पे भोपाल हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वलय कूप किसके लिए प्रयुक्त है? प्रयुक्त था, तो वलय कूप किसके लिए प्रयुक्त था? ए ऑप्शन में है नाली, तो नाली के लिए था कि कूड़ेदान के लिए कि गुसलखाना की, इनमें से सभी? तो आई थिंक यहाँ पे इनमें से सभी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है तमिल क्षेत्र में बड़े जमींदारों को कंडेसियार के रूप में जाना जाता था। तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों को वेल्लार के नाम से जाना जाता था। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प का चयन करना है यहाँ पे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसमें से पहला ऑप्शन गलत है। अगला है तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों को वेल्लार के नाम से जाना जाता था, तो यह बात भी गलत है। एंड तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आई थिंक इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ना तो पहला ना तो दूसरा, ठीक है। तो इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा ऑप्शन में, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा यहाँ पे। अगला है। वलयदार कुआं प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये वलयदार कुएं शौचालय या कचरा या नाली जैसा दिखाई देते हैं। एंड सेकंड में है। इस प्रकार वलयदार कुआं सामान्य रूप से राजा के घर में पाया जाता था। और नीचे मतलब इसमें भी वही काम करना है, मतलब नीचे दिए हुए विचार विकल्प का चयन करना है वही। तो ये वलयदार कुएं शौचालय या कचरा या नाली जैसा दिखाई देते थे, ये बात सही है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है। इस प्रकार का वलयदार कुआं सामान्य रूप से राजा के ही घर पाया जाता था, तो यह बात गलत है। तो सामान्य रूप से राजा के घर ही नहीं पाया जाता था, तो यहाँ पे केवल फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेकंड यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल फर्स्ट यहाँ पे होगा। अगला है। अरिके मेटू कहाँ की तटीय बस्ती थी? अरिके मेटू कहाँ की तटीय बस्ती था? तो बंगाल का था कि मुंबई का था कि सी में है चेन्नई की, चौथे में है पेडुचेरी? तो क्या था? पांडवों की राजधानी था, तो पांडवों की राजधानी कहाँ थी? मदुरै थी, ठीक है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत आने वाला चीनी तीर्थ यात्री था। भारत आने वाला चीनी तीर्थ यात्री कौन था? फाहान था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है। बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप क्या था? बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप क्या था? तो बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप महावान। तो इसमें से चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। महावान यहाँ पे भक्ति, तो यहाँ पे थेरवाद हो जाएगा, वैष्णववाद। यहाँ पे चौथा ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, थेरवाद हो जाएगा यहाँ पे। अगला है। सबसे प्रसिद्ध कुषाणु राजा कौन था? तो यहाँ पे कनिष्क था, तो यहाँ पे ऑप्शन राइट है। पांचवा है। प्राचीन काल में रेशम मार्ग शब्द का अर्थ डैश से है? प्राचीन काल में रेशम मार्ग शब्द का अर्थ डैश से है, किससे है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो आई थिंक इसमें से
जैसे कि चौथे में पूछा है, चीन से अन्य देशों में रेशम वस्त्र ले जाने वाले व्यापारियों का यात्रा मार्ग। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे चीन से अन्य देशों में रेशमी वस्त्र ले जाने का मार्ग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है फुहार पांडव का बंदरगाह था। चौथे सेकंड है मदुरै चेलों का बंदरगाह था। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुने। ए में है केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनमें से कोई भी नहीं, तो आई थिंक फुहार पांडव का ही बंदरगाह था, ये बात गलत है। मदुरै चेलों का ही बंदरगाह था, ये बात भी गलत है। तो यहाँ पे दोनों ही गलत है, तो दोनों सही नहीं है। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाए। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है कुषाण शासन कनिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ए में है उन्होंने एक बौद्ध परिषद का आयोजन किया था। सेकंड में है अश्वघोष उनके दरबार में रहते थे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो आई थिंक इसमें से फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उन्होंने एक बौद्ध परिषद का आयोजन किया था, तो ये बात सही है। अश्वघोष उनके दरबार में रहते थे, तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे तो फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आठवां है भक्त की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो मौर्य काल के बाद विकसित होने लगी थी। एंड ऑप्शन में है भक्त की धारणा भगवत गीता में मौजूद है। सेकंड है शुरुआत में उच्च जाति के लोग भक्ति मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो आई थिंक इसमें केवल पहला ऑप्शन ही सही है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नए साम्राज्य और राज्य, ये चैप्टर है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन से प्रसिद्ध कवि थे? तो वो कालिदास थे। जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास प्रसिद्ध कवि थे। हर्षचरित्र किसने लिखी थी? हर्षचरित्र, यहाँ पे कहा है हर्षचरित्र, वो बाणभट्ट ने लिखी थी। तो एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हर्षचरित्र किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट ने लिखी थी। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो वो हरिश्रेण था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की मतलब ये पूछा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिणापथ के कितने शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था? तो दक्षिणापथ के कितने शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था? तो कितने समर्पण किए थे? तो 12 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। हर्षवर्धन के बारे में निम्नलिखित कथनों, क्योंकि यहाँ पे समुद्रगुप्त की बात किया हुआ है। अगला है हर्षवर्धन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उनका दरबारी कवि वर्णभट्ट था। वर्णभट्ट ने बुद्ध चरित्र को प्राकृत भाषा में लिखा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन तो राइट है। यहाँ पे उनका दरबारी कवि वर्णभट्ट था। वर्णभट्ट ने बुद्ध चरित्र को प्राकृत में लिखा। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन ही राइट है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है प्राचीन भारत में सार्थवाह का अर्थ था। सार्थवाह का अर्थ क्या था? फर्स्ट में है शहर के मुख्य बैंकर या व्यापारी समूह का नेता। थर्ड में है मुख्य शिल्पकार। उपयुक्त में से कोई भी नहीं, तो आई थिंक यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, व्यापारी समूह का नेता हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या कहते हैं? शिल्पाधिकारम की रचना किसने की थी? तो इलांगो आर्डिगल ने की थी। ठीक है, यहाँ पे चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इलांगो आर्डिगल ने की थी। दूसरा है प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर लगी रेलिंग क्या कहलाती है? प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर लगी रेलिंग क्या कहलाती है? तो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट में है वेदिका, प्रदक्षिणा है, रेलिंग है, गर्भगृह है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, वेदिका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कुतुब मीनार है वो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
मेघदूत की रचना किसने की थी? तो मेघदूत की जो रचना है वो कालिदास ने किया था। पांचवा है वेदों को पढ़ने की अनुमति किसे नहीं थी? तो वेदों को पढ़ने की अनुमति किसे नहीं थी? स्त्रियों को नहीं थी, कि शूद्रों को नहीं था, कि क्षत्रियों को नहीं था? तो वेद पढ़ने का क्या कहते हैं अनुमति स्त्रियों को, शूद्रों को, दोनों को नहीं था, केवल क्षत्रियों को था। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। छठवां है प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिक में कलई किसके द्वारा रचित था? मणिके कलई किसके द्वारा रचित था? तो वो सतनार के द्वारा रचित था। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, आयुर्वेद स्वास्थ्य विज्ञान की एक प्रसिद्ध प्रणाली है जिसका विकास प्राचीन भारत में हुआ था। निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। तो यहाँ पे फर्स्ट में है चरक और सुश्रुत आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो सेकंड में है सुश्रुत ने सर्जिकल विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो आई थिंक यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, चरक और सुश्रुत आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो यहाँ पे ये बात सही है। और जो अगला दिया हुआ है, सुश्रुत ने सर्जिकल विधियों का विस्तृत वर्णन किया है, तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। अगर आप लोग ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को कौन सी प्रैक्टिस सेट चाहिए। मैं वही प्रैक्टिस सेट ला के आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी, या क्या कहते हैं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊँगी। ठीक है, तो आप लोग कॉमेंट करके बता दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।